everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, वो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. सो बेसिकली एक साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है. तो आपको जैसे कि पता है साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, तो उसमें से एक डोमेन है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट. तो इसका सिंपली मतलब होता है, एज द नेम सजेस्ट, इसमें हम लोग जितने भी आइडेंटिटीज होती है, लाइक आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी कंपनीज होती है उन सब में इतने सारे आइडेंटिटीज होते हैं. जैसे मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं भी एक यूजर हूँ, मैं एक आइडेंटिटी हूँ. तो मेरा जो भी एक्सेस है, जो भी मैं एप्लीकेशन एक्सेस कर पा रही हूँ, तो उन सबको मैनेज करना ही आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट है. तो बेसिकली इन कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जितनी भी आइडेंटिटीज होती है, जितने भी यूजर्स होते हैं, उन सबको मैनेज करना, साथ में उनके एक्सेस को मैनेज करना. मतलब उनके किन किन एप्लीकेशंस का एक्सेस है, क्या क्या राइट्स मिले हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं. तो हम लोग इसके बारे में और ब्रीफली समझेंगे, मैं और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी, बट उससे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे. वो होता है सबसे पहले IEEE. तो IEEE में आ जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिफिकेशन, A फॉर ऑथेंटिकेशन, then authorization, and then accounting. इसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस करना खुद को. जैसे आप लोग खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हो. लाइक जैसे मेरा नाम सलोनी है तो मैं बोलती हूँ आई एम सलोनी, माय नेम इज सलोनी. सो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन, मतलब इंट्रोड्यूस करना खुद को. तो आइडेंटिफिकेशन मतलब हो गया इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. ठीक है. सेकंड आता है हमारा ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन मतलब होता है वेरीफाई करना, कि मीन्स आप कौन हो. सो हम लोग खुद को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. लाइक जब भी हम लोग किसी मीडिया, सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉगिन करते हैं, तो उस पर हम लोग क्या डालते हैं, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं. तो वो हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है. सिमिलरली आइडेंटिटी प्रूफ के नाम पे जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन चीज़ है. ठीक है, हम लोग बेसिकली वेरीफाई करने के लिए होता है कि आप कौन हो, तो उसको हम लोग ऑथेंटिकेशन कहते हैं. तो बेसिकली वेरीफाई योरसेल्फ, राइट. एंड उसके बाद आता है ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन मतलब कि आपको क्या क्या राइट्स है, मीन्स किस किस चीज़ों का राइट्स है. जैसे कि आप लोग जैसे आप किसी एप्लीकेशंस में आपने लॉगिन किया, ठीक है, तो आपको क्या किया, जैसे आपने इंस्टा पे आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, आप ऑथेंटिकेट हो गए, आप लॉगिन हो गए. उसके बाद आप उस पर क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आप पोस्ट कर सकते हो, यूजर्स जितने भी अकाउंट, मतलब जितने भी लोग हैं उनके फोटोज़ लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो या कमेंट नहीं कर सकते हो, क्या पोस्ट कर सकते हो, क्या फीचर्स देख सकते हो, क्या नहीं देख सकते हो. तो वो सारी राइट्स में आती है, मीन्स आपको क्या क्या राइट्स है. तो ऑथराइजेशन का मतलब यही है कि आपको क्या क्या राइट्स है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, व्हाट ऑल राइट्स यू हैव. इसका मतलब होता है ऑथराइजेशन. फोर्थ में आता है हमारा अकाउंटिंग. अकाउंटिंग मीन्स हो जाता है हमारा कि हमें ध्यान, मतलब ट्रैक करना, जो भी मतलब होता है ना, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में, उस चीज़ को ट्रैक करना या अपडेट करना कि आप क्या क्या कर रहे हो. जैसे मैंने इंस्टा पे लॉगिन किया, तो उसमें मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाला, उसके बाद मैंने लॉगिन किया, उसके बाद मुझे जो जो राइट्स है वो हम लोग देखते हैं, उसको ऑथराइजेशन कहते हैं. उसके बाद हम लोग क्या क्या कर रहे हैं इंस्टा पे, जैसे कि मैंने लॉगिन किया और मैं कुछ स्टोरीज लाइक कर रही हूँ, या मैं कुछ पोस्ट मैंने अपडेट किया है, या मैंने कुछ लाइक किया या कमेंट किया, तो ये सारी मेरी अकाउंटिंग में आएगी. मतलब ये मेरा जो भी ट्रैक, मतलब ये ट्रैक रखना कि मैं क्या क्या कर रही हूँ अपने एप्लीकेशन पे, उसको अकाउंटिंग कहते हैं. तो बेसिकली ये 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो इसका मतलब हो गया अकाउंटिंग का कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट यू डू. सो ये चारों समराइज कर देती हूँ. सबसे पहले होता है खुद को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है.
सेकंड होता है ऑथेंटिकेट करना, बताना कि हम कौन है, वेरीफाई कराना खुद को, ठीक है। तो वो हम वेरीफाई किसके थ्रू करा सकते हैं, पासवर्ड से कराते हैं खुद को वेरीफाई, या कोई आइडेंटिटी प्रूफ के थ्रू वेरीफाई कराते हैं ताकि हम ऑथेंटिकेट हो जाए उस एप्लीकेशन में। ऑथराइज का मतलब कि हम जहाँ पे लॉग इन करें, हमें जहाँ पे वेरीफाई करना है, जिस चीज़ का हमें एक्सेस चाहिए, वहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या राइट्स है वहाँ करने को। अब जैसे कि मैंने इंस्टा का एग्जांपल लिया, तो मैं इंस्टाग्राम में जैसे ही मैंने लॉग इन किया तो मैं वहाँ उसमें क्या क्या कर सकती हूँ, वो हो गया ऑथराइजेशन। लास्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग मतलब कि देखना, कीपिंग ट्रैक ऑफ लाइक व्हाट ऑल आई एम डूइंग, मतलब मैं उसमें क्या क्या कर रही हूँ, क्या क्या पोस्ट कर रही हूँ। तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, इंस्टा का तो एग्जांपल हो गया, एक और टेक्निकल एग्जांपल मैं लेती हूँ कि सपोज मेरा नाम सलोनी है और मुझे एक डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो उसमें तो ये जो मैं बोल रही हूँ, आई एम सलोनी एंड आई नीड एक्सेस टू डेटाबेस, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, खुद को आइडेंटिफिकेशन दे रही हूँ, मीन्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ खुद को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मेरा नाम सलोनी है, मुझे एक डेटाबेस का एक्सेस चाहिए। फिर उसके बाद मुझसे पूछा जाएगा पासवर्ड। अब ऐसे ही तो मैं डेटाबेस में लॉगिन नहीं करूँगी, मुझे अपना पासवर्ड देना पड़ेगा ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो यहाँ पे यह क्या हो रहा है, ऑथेंटिकेशन हो रहा है। जो मुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज योर पासवर्ड, तो ये मेरा ऑथेंटिकेशन हो रहा है। इसके बाद मैंने पासवर्ड दे दिया, माय पासवर्ड इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद ये मेरा ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद जैसे ही मैंने लॉगिन हो गई, और सपोज करो मैं लॉगिन हो गई, लॉगिन टू डेटाबेस, ओके। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफिकेशन दिया अपना कि मेरा नाम सलोनी है, मुझे एक्सेस चाहिए डेटाबेस का, मैंने पासवर्ड डाला तो मैं ऑथेंटिकेट हो गई। अब मैं लॉगिन हो गई डेटाबेस में। उसके बाद अब वहाँ पे इतने सारे टेबल्स होते हैं, अब मुझे किन किन टेबल का एक्सेस है। तो सपोज ये हो सकता है कि मुझे रीड ओनली एक्सेस ही मिला है, राइट, रीड ओनली एक्सेस टू सपोज टेबल बी। तो इसमें क्या है, बस मेरा रीड ओनली एक्सेस मिला, तो ये क्या है, मेरे को राइट्स मिला है, मीन्स मुझे क्या क्या राइट्स है करने का। तो व्हाट ऑल राइट्स आई हैव, तो ये आ जाएगा मेरा ऑथराइजेशन में, मीन्स मुझे क्या क्या राइट है एक्सेस करने का। एंड लास्ट हो जाता है, इसके बाद देखो अब मुझे ये एक्सेस मिला हुआ है, मीन्स मुझे ये टेबल का सिर्फ टेबल बी सिर्फ रीड ओनली एक्सेस ही मिला हुआ है, तो ये मेरा ऑथराइजेशन पार्ट में आ गया। लास्ट हो जाता है अकाउंटिंग। इसमें बेसिकली हम लोग कैप्चर करते हैं कि अब मैं क्या क्या करूँ। सपोज मैं रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ, लाइक सपोज आई एम गेटिंग फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम टेबल ए, फिर getting second report from table B। तो इस तरह की एक्टिविटीज है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट कर लिया, उसके बाद मैंने लॉग आउट या साइन आउट कर लिया। तो बेसिकली ये क्या है, मेरी ये तीनों जो हो गई, ये हमारा अकाउंटिंग में आ गया। मीन्स मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो ये सब चेंजेस ट्रैक करना कि मैं क्या क्या कर रही हूँ उस जैसे ही मैंने डेटाबेस में लॉगिन किया, उसके बाद मैं वहाँ क्या क्या कर रही हूँ वो कैप्चर करना। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी। IIM में आने से पहले ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है, बिकॉज ये आगे इन द फ्यूचर आपको समझ में आएगी। आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं IIM में, तो वो सब समझने में आपको ईजी होगा, ठीक है। तो ये हो गया। Now next important concept is least privilege. So least privilege.
सो लीस्ट प्रिविलेज का मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बस चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है लीस्ट प्रिविलेज का। तो इसका मतलब होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए या जिस इन्फॉर्मेशन की किसी यूज़र को ज़रूरत है, बस उतना ही, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ही उसे उतना एक्सेस मिले। मतलब ज़्यादा एक्सेस उसे न मिले, ज़्यादा परमिशन उसे न मिले, उसे हर चीज़ की परमिशन ना मिले। जिन चीज़ों के लिए उन्हें काम है, उन जिन जिन यूज़र्स को जिन चीज़ों के लिए काम है, बस उतना ही उन्हें एक्सेस मिलना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही, मतलब मिनिमम टू मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम एक्सेस होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है नीड, वही लीस्ट प्रिविलेज, मतलब जितना रिक्वायर्ड हो, इसको हम लोग नीड टू नो भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है मिनिमम इंफॉर्मेशन और मिनिमम एक्सेस। मीन्स जितना उनको जितना किसी यूज़र को एक्सेस की ज़रूरत है, बस उतना ही उसे, या आप कह सकते हो उसके उसके रोल के हिसाब से उसे एक्सेस मिले। जितना जितना उन्हें काम करने के लिए ज़रूरत है, उतना ही उन्हें एक्सेस मिलना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। इसके बारे में, इन सब के बारे में मैं और भी ब्रीफली बताऊंगी, बट आगे की वीडियोस में। अभी मैं बस एक बेसिक सा आपको वॉक थ्रू करा रही हूँ ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट समझने में इजी हो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं, इसलिए मैं आपको आगे कोई भी टूल बताने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर कर दे रही हूँ। तो सेकेंड आ गया हमारा सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। सेपरेशन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है, जैसे एज द नेम सजेस्ट, कि ड्यूटीज जो है वो सेपरेट करना। एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वहाँ आपने कोई इनवॉइस अपलोड किया है, या आप एक्सपेंसेस के लिए आप इनवॉइस अपलोड करते हो या बिल अपलोड करते हो, तो आप जैसे अपलोड किए तो आपका कोई उस बिल को अप्रूव करने वाला होना चाहिए। आप खुद वो अपडेट नहीं कर सकते। आप जैसे कि आप खुद वो बिल अपडेट कर रहे हो एंड खुद ही अप्रूव कर रहे हो, तो ऑन रिएम्बर्समेंट हो जा रहा है आपको, तो ये नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने कोई सर्टिफिकेशन किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड मैंने उसका बिल अपलोड किया, ठीक है। अब सेपरेशन ऑफ ड्यूटी के हिसाब से मेरा जो है उस बिल को अप्रूव करने वाला अप्रूवर कोई और होना चाहिए। मैं खुद वो बिल अप्रूव नहीं कर सकती, और नहीं तो मुझे खुद रिइम्बर्समेंट आ जाएगा इसमें। तो मीन्स ये तो पूरा रिस्की हो जाएगा ना। इससे क्या हो सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई रिस्क हो सकता है, या मैलिशियस एक्टिविटी हो सकता है। तो एक यूज़र बेसिकली मल्टीपल टास्क नहीं कर सकता। जैसे मैंने बिल अपलोड किया अपने रीइम्बर्समेंट के लिए, अपने सर्टिफिकेशन का रीइम्बर्समेंट कराने के लिए, तो मेरा अप्रूवर कोई और होना चाहिए, मेरा उस बिल को अप्रूव करने वाला कोई और होना चाहिए। तो यही एक एग्जांपल है। सो अगर मान लो कोई, ये जो एसओडी प्रिंसिपल होता है, ये हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड या रिस्क होता है वो नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग इस प्रिंसिपल को डालते हैं ताकि एक यूज़र मल्टीपल टास्क ना कर पाए, सबका अलग अलग काम जो है वो बटा हुआ हो। इसी का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ड्यूटी। सो इसका बेसिकली हम लोग यही लिख सकते हैं, can't do multiple task। सिंपली ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, अप्रूवर had an invoice। एग्जाम्पल में हम लोग adding an invoice and approving it is against SOD। सो बेसिकली ये एसओडी प्रिंसिपल हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफाइन करते हैं। तो हम लोग आगे समझेंगे कि ये सब हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिकली इसका यही मतलब होता है कि सपोज मान लो कोई अपना इनवॉइस, जैसे मैंने अपना सर्टिफिकेशन का एग्जांपल लिया, उसका बिल है, मैंने अपलोड किया और मैंने उसको अप्रूव भी कर लिया, तो मुझे रिइम्बर्समेंट आ गया। तो ऐसे तो कोई भी अपना बिल अपलोड करेगा और वो खुद ही अप्रूव कर लेगा, खुद ही रिइम्बर्समेंट कर लेगा, तो ये रिस्क नहीं हो जाएगा। कोई भी अपना कुछ गलत बिल भी डाल सकता है, कोई फेक बिल बना के भी डाल सकता है। तो इसका मतलब यही होता है।
सो लीस्ट प्रिविलेज का मतलब मिनिमम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यूजर्स है जितने इनको ज़रूरत है बस उतना ही उन्हें एक्सेस मिलना चाहिए, उनके रोल के हिसाब से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कुछ भी रिस्क हो सकता है। जिस मान लो किसी यूज़र को किसी काम करने का राइट नहीं है एंड जब भी उसको उस चीज़ का एक्सेस है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, राइट। इसीलिए लीस्ट टू लीस्ट प्रिविलेज ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं। जितना यूज़र को एक्सेस है उतना ही, जितना यूज़र को एक्सेस चाहिए बस उतना ही देना चाहिए, उतना ही इन्फॉर्मेशन का उसको एक्सेस होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्ट जो इम्पोर्टेंट होती है समझने में। नेक्स्ट हम लोग और फिर एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा आइडेंटिटी फेडरेशन का। सो इसको मैं नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिटी फेडरेशन। सो इसमें क्या होता है, जब कोई यूजर या फिर जब आप लोग कोई वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं, राइट, कि साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक और साइन इन विद सम अदर साइट। तो जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यू जो भी वेबसाइट पे आप रहते हो वो क्या करता है, हमारा क्रेडेंशियल्स ले लेता है। सपोज आप जीमेल साइन इन विद जीमेल कर रहे हो, साइन इन विद गूगल कर रहे हो सपोज, तो गूगल का क्रेडेंशियल्स वो ले लेगा वेबसाइट। तो उससे होगा क्या, ये फायदा होता है कि उस वेबसाइट पे आपको न्यू अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, वो जीमेल के क्रेडेंशियल से ही एक्सेस कर लेगा। सो यूजर को यही फायदा होता है कि उसे न्यू अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। वो जो गूगल का क्रेडेंशियल से साइन इन विद गूगल किया या साइन इन विद फेसबुक किया, तो फेसबुक के क्रेडेंशियल से वो उसको एक्सेस कर लिया उस वेबसाइट को, या फिर गूगल से साइन इन किया तो गूगल के क्रेडेंशियल से एक्सेस कर लिया। सच एज लाइक यूट्यूब में, या फिर आप लोग कोई भी लाइक वेबसाइट खोलते हो तो उसमें आप लोग लाइक करते होगे लाइक इन एवरीडे डे टू डे लाइफ साइन इन विद गूगल और साइन इन विद फेसबुक। तो उस केस में क्या होता है, आपको नया अकाउंट नहीं बनाना पड़ता है, आप लोग वही गूगल के क्रेडेंशियल से एक्सेस कर पाते हो। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि ये ना एक अरेंजमेंट होता है आइडेंटिटी फेडरेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है जो जितने भी सारे डोमेन्स होते हैं और उसका एंटरप्राइज या फिर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लाइक अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि यूजर जो है सेम आइडेंटिफिकेशन मतलब सेम क्रेडेंशियल्स यूज करके एक्सेस करता है। लाइक मल्टीपल डोमेन्स, लाइक बहुत सारे वेबसाइट है, उसका एंटरप्राइज मतलब गूगल के साथ या फेसबुक के साथ लिंक रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा। एक ऐसा अरेंजमेंट ही रहेगा जिससे क्या होगा, यूजर उससे लॉग इन कर पाएगा। तो उसको बेसिकली एक सेम डेटा से, सेम क्रेडेंशियल से वो एक्सेस कर पाएगा उस वेबसाइट को। उसको वहाँ पे न्यू यूज़र या यूज़र नेम पासवर्ड या जो भी है मतलब अकाउंट नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये डिफरेंट आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली व्हाट इट डज इज कनेक्ट्स डिफरेंट आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम टुगेदर। तो बेसिकली होता है यही है, ये अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट बिटवीन मल्टीपल डोमेन्स एंड एंटरप्राइजेस। तो इस अरेंजमेंट में ये होता है, बहुत सारे डोमेन हो गए, ठीक है। तो जैसे कि एक वेबसाइट है सपोज xyz.com एंड एंटरप्राइज है मेरा google.com। तो ऐसे xyzabc.com बहुत सारे डोमेन्स हो गए। तो इन दोनों के बीच, डोमेन्स और जो एंटरप्राइज है उसके बीच ऐसा अरेंजमेंट रहता है कि यूजर वही सेम आइडेंटिफिकेशन बार बार देगा, वही यूजर नेम एंड पासवर्ड से साइन इन करेगा हमेशा एक्सेस करने के लिए। उसे मतलब न्यू अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बेसिकली अरेंजमेंट होता है, बेसिकली कनेक्ट करता है। तो आइडेंटिटी फेडरेशन का यही मतलब होता है। अब आइडेंटिटी फेडरेशन में ही दो और कॉन्सेप्ट्स हैं। वो है पहला सर्विस प्रोवाइडर, एंड सेकंड है आइडेंटिटी प्रोवाइडर।
सो देखो, अब आप लोग सोच रहे होगे मैं ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्यों बता रही हूँ, मीन्स बिकॉज ये आगे आपको लाइक समझने में इजी होगा। बेसिकली ये बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं। सो सबसे पहले आ जाता है सर्विस प्रोवाइडर। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर क्या आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो भी कंपनी होती है ना, उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सिंपली उसका यही मतलब है, लाइक एज द नेम सजेस्ट, सर्विस प्रोवाइडर में सर्विसेज प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन या फिर दूसरे लाइक पार्टीज को, थर्ड पार्टीज को। और फिर यूजर्स जो भी होते हैं इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करती है। लाइक सपोज ओरेकल इस ओरेकल सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ओरेकल क्लाउड फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विस प्रोवाइड करती है टू ऑर्गेनाइजेशन, एंड फिर जो यूजर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो उन एप्लीकेशन से सर्विसेज को यूज करती है। नाउ आइडेंटिटी प्रोवाइडर का यूज होता है बेसिकली यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो बेसिकली ये ऑथेंटिकेट कैसे करती है, यूज आइडेंटिटी प्रोवाइडर का काम होता है टू ऑथेंटिकेट द यूजर्स। तो ये बेसिकली यूजर्स को कैसे ऑथेंटिकेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, यूजर्स के सारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी इन्फॉर्मेशंस होते हैं यूजर्स के, वो यहाँ आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास रहते हैं। और फिर जितने भी सारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए हमारे, जो सर्विसेज प्रोवाइडर प्रोवाइड करती है, तो सर्विस प्रोवाइडर इन सारे यूजर्स का इंफॉर्मेशन इसका यूज करती है। बेसिकली जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसके पास, उनका यूज करती है यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। लाइक सो हम लोग क्या करते हैं, contains authenticate the user, contains users informations, यूजर इंफॉर्मेशन रहता है इसके पास। और जितने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो इसका यूज करके यूजर्स को ऑथेंटिकेट करती है। तो सर्विस प्रोवाइडर uses this information to authenticate users। तो यहाँ पे जितने भी जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे, वही क्रेडेंशियल्स का यूज करके यूजर्स को ऑथेंटिकेट करा दिया जाता है। तो लाइक सपोज आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, अगेन आप कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे आप गूगल अकाउंट से लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे गूगल अकाउंट से अगर आप लॉगिन करो, साइन इन विद गूगल या साइन इन विद फेसबुक, तो जो गूगल साइन ऑन हुआ हमारा, ये आइडेंटिटी प्रोवाइडर हुआ, बिकॉज ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, राइट। वैसे ही आपका फेसबुक साइन इन जो हो गया, अगर आप फेसबुक से साइन इन कर रहे हो तो ये भी हमारा एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया, बिकॉज ये ऑथेंटिकेट कर रहा है, राइट। सो अगर मैं समराइज करूँ, सो बेसिकली देखो ये होता क्या है, आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन गूगल प्रोवाइडर ने, आइडेंटिटी प्रोवाइडर क्या करता है, ये जितने भी यूजर्स होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है, मैनेज करता है, एंड देन उसको ऑथेंटिकेट कराने में हेल्प करता है एप्लीकेशंस में। सो बेसिकली आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास यूजर्स के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, और फिर सर्विस प्रोवाइडर इसका यूज करते हैं, इन सारे जो भी इनके पास इन्फॉर्मेशन है यूजर्स के, जो भी क्रीडेंशियल्स, इन सब का यूज करते हैं यूजर्स को ऑथेंटिकेट कराने में। कहाँ पे, एप्लीकेशंस पे। तो ये हमारा एग्जांपल में हो गया गूगल साइन इन, ये हमारा आइडेंटिटी प्रोवाइडर है। फेसबुक साइन इन, ये हमारा एक आइडेंटिटी प्रोवाइडर हो गया। नाउ ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट है इसमें हमारा नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज, जो कि आप लोग को पता होगा, वो है एसएसओ। एसएसओ का मीन्स सिंगल साइन ऑन। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल साइन इन का मतलब होता है कि बस एक बार साइन इन करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद एक बार ऑथेंटिकेट हो गए आप, एक बार लॉगिन हो गए, उसके बाद वही क्रेडेंशियल से आप
बाकी एप्लीकेशन मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है। सपोज हम लोग जीमेल में लॉगिन कर लेते हैं, लाइक आप लोग को पता होगा, आप लोग जैसे ही जीमेल अकाउंट बनाते हो एंड उस पर लॉगिन कर लेते हो, देन हम लोग जीमेल लॉगिन करने के बाद हम लोग अपने आप यूट्यूब, हमारा फोटोज़ हो गया, ड्राइव हो गया, सब लॉगिन हो जाता है, हमसे क्रेडेंशियल्स नहीं मांगते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम लोग एक सेम मतलब सिंगल यूज़र नेम एंड पासवर्ड से हम लोग मल्टीपल वेबसाइट और ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। तो बेसिकली यही है सिंगल साइन इन का मतलब, बस एक बार मैंने पासवर्ड डालो, साइन इन करो एंड देन मल्टीपल एप्लीकेशंस आप एक्सेस कर सकते हो। तो इसमें बार बार आपको ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें एग्जाम्पल ही मैं डाल देती हूँ, नीड टू साइन इन ओनली वंस। सेम क्रेडेंशियल्स ही रह जाते हैं फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस। तो इसमें आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत, साइन इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल में हमारा जीमेल हो गया, हम लोग जब भी जीमेल अकाउंट बनाते हैं साइन इन करते हैं तो आप लोग देखे होगे यूट्यूब अपने आप आ जाता है, अपने आप ओपन हो जाएगा, अपने आप वो ले लेगा। फोटोज़ हो गया हमारा, गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, ये सब अपने आप सब लॉगिन हो जाता है। हमसे वो दोबारा क्रेडेंशियल्स या फिर हमसे कोई भी पासवर्ड दोबारा नहीं मांगते हैं। तो ये होता है सिंगल साइन इन का मतलब। तो इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सिंगल साइन इन से क्या होता है, हर वेबसाइट पे लॉगिन लाइक आईडी पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, मतलब हमें दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। या फिर अब एक एडवांटेज ये भी है कि एक ही आईडी एंड पासवर्ड रहता है, आपको हर वेबसाइट का आईडी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही आईडी पासवर्ड से बहुत सारे एप्लीकेशंस एक्सेस कर पाओगे। तो लाइक आप नेटफ्लिक्स सपोज आप नेटफ्लिक्स लाइक ओपन कर रहे हो तो आप उसका जीमेल लॉगिन यूज़ कर सकते हो, या फिर फ्लिपकार्ट में भी जो गूगल का लॉगिन यूज़ करते हो, फेसबुक लॉगिन यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है सिंगल साइन ऑन का मतलब बेसिकली। नाउ अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा आता है सैमल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है सिक्योरिटी एसर्शन मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीपल वेब एप्लीकेशंस या सर्विसेज एक्सेस करते हैं यूजिंग वन सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स। मतलब एक ही क्रेडेंशियल से हम लोग बहुत सारा वेब एप्लीकेशंस या सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। हमें हर एप्लीकेशन के लिए या हर सर्विसेज, जो भी एप्लीकेशन, नए नए एप्लीकेशन, तो उसमें अलग अलग क्रेडेंशियल्स नहीं यूज़ होता है। एक ही क्रेडेंशियल से हम लोग बहुत सारे वेब एप्लीकेशन या सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट समझे, आइडेंटिटी फेडरेशन, सर्विस प्रोवाइडर, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, सिंगल साइन ऑन। तो बेसिकली सैमल क्या है, इसलिए मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स पहले बता दिए। तो सैमल बेसिकली एक, आप कह सकते हो, इज लाइक एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा, लाइक आइडेंटिटी फेडरेशन, आइडेंटिटी मैनेजमेंट एंड एसएसओ। सो इसमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जो होते हैं, तो आपको जैसे पता है आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स जो है यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करते हैं, क्योंकि इसके पास यूज़र्स के सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं एंड जो हो, और उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर इन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करता है यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए। सो बेसिकली इसमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स यूज़र्स को ऑथेंटिकेट करता है एंड एक टोकन पास करता है टू अनदर एप्लीकेशन। सो सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये जैसे ही सैमल लॉगिन हो जाता है तो एम्प्लॉयज़ कुछ भी एक्सेस करता है। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, मैं एक कंपनी में काम कर रही हूँ, तो जैसे ही मेरा सारा सैमल लॉगिन होगा तो मैं सारा वेबसाइट एक्सेस कर पाऊँगी। जितने भी मतलब मेरी कंपनी के वेबसाइट है वो सारे उसके बाद एक्सेस हो जाएंगे, मुझे दोबारा लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। तो बेसिकली यही होता है, इसमें आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स यूजर्स को ऑथेंटिकेट करते हैं और एक टोकन पास करते हैं बाकी एप्लीकेशन पे, इसको सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली
लाइक एन अम्ब्रेला, इसमें फेडरेशन आ गया, SSO आ गया एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट. So identity providers authenticate the users and passes token to another application. Another application means nothing but service provider. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू ऑर्गेनाइजेशन एंड देन ऑर्गेनाइजेशंस उन एप्लीकेशंस, यूजर्स जो होते हैं वो उन एप्लीकेशंस या जो भी आप लोग सर्विसेज लिए हो उन सबको यूज़ करती है. ये होता है सर्विस प्रोवाइडर. तो बेसिकली आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स यूजर्स को ऑथेंटिकेट करता है एंड वो एक टोकन पास कर देता है बाकी सारे एप्लीकेशन पे. तो जिससे क्या होता है, यूजर्स ऑथेंटिकेट हो जाते हैं और उसके बाद वो सारे एप्लीकेशंस को एक्सेस कर पाते हैं. तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास यूजर्स के जितने सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन यूजर के आइडेंटिटी प्रोवाइडर के पास होते हैं एंड देन वो ऑथेंटिकेट कर देते हैं यूजर को. तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग याद रखना. ये तो ये हो गया सैमल का मतलब. अब इसका एग्जांपल एक ये हो सकता है, अगर आप लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होगे तो आप लोग को ये बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोग अपना कंपनी का लैपटॉप खोलते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, लॉगिन करते हो, तो आप लोग कोई भी HR सोर्स या एप्लीकेशन खोलते हो तो उस पर आप देखे होगे आपसे यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं मांगता है. आप वो साइट खोलते हो, अपने आप लॉगिन हो जाते हो. तो इस केस में क्या होता है, आइडेंटिटी प्रोवाइडर यूजर्स ऑथेंटिकेट करता है. ठीक है, हमें ऑथेंटिकेट से सपोज मैं लॉगिन की तो मुझे वो ऑथेंटिकेट किया, मैं लॉगिन हो गई, उसके बाद वो टोकन पास कर देगा बाकी सारी एप्लीकेशन पे. तो कंपनी की जितनी सारी एप्लीकेशन होगी वो अपने आप मैं उस पर लॉगिन हो जाऊंगी, मुझे ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो इसी को कहते हैं सैमल लॉगिन. तो एग्जांपल में मैं कंपनी एप्लीकेशन दे देती हूँ. तो ये हो गया सैमल का मतलब. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसी में OAuth का. OAuth का मतलब होता है ओपन ऑथराइजेशन. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली ML ऑथेंटिकेशन, ML क्या था बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए होता है. ठीक है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के लिए. एंड OAuth क्या होता है, ये ओपन ऑथराइजेशन, ये सिर्फ बेसिकली फोकसेस ऑन ऑथराइजेशन. ये सिर्फ ऑथराइजेशन पे फोकस करता है कि मुझे क्या क्या राइट्स होंगे उस एप्लीकेशन पे, वो होता है ओपन ऑथराइजेशन. और सैमल हमें ऑथेंटिकेट करता है, मीन्स उस एप्लीकेशन पे आने के लिए, उस एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के लिए, जो कि जैसे ही टोकन पास होता है मुझे उस एप्लीकेशन का एक्सेस मिल जाता है. नाउ ओपन ऑथराइजेशन, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, थ्योरी से आपको तो हो सकता है समझ ना आए. तो थ्योरी बस इसका इतना ही है कि ये ऑथराइज करता है कि क्या क्या राइट्स है. तो इसमें क्या होता है, सपोज आप एक वेबसाइट पे लॉगिन, आप एक वेबसाइट खोले, ठीक है, एंड उसमें ऑप्शन आ रहा है लॉगिन करने को. तो एक अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, साथ में साइड में ये भी आ रहा है कि साइन इन विद फेसबुक या साइन इन विद गूगल आ रहा है, या और कुछ भी आ रहा है लॉगिन करने के लिए. और 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद गूगल और साइन इन विद समथिंग. ठीक है, फिर मान लो हम लोग क्या करते हैं, साइन इन विद फेसबुक कर देते हैं. ठीक है, तो फिर फेसबुक क्या है, फिर फेसबुक क्या होता है, फर्म परमिशंस मांगेगा. ठीक है, या फिर हम लोग साइन इन विद गूगल कर रहे हैं, सपोज करो साइन इन विद गूगल कर रहे हैं या फेसबुक में फेसबुक कर रहे हैं. तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा एक एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें उसमें परमिशंस मांगता है, जिसमें आप लोग, याद है, आप लोग अलाउ या डिनाई करते होगे. आप लोग नोटिस करना, या आप लोग अभी भी लॉगिन करके देख सकते हो, कोई वेबसाइट खोलो उसमें आप लोग देखना, साइन इन विद फेसबुक या साइन इन विद गूगल करोगे तो उसमें एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. तो उसमें आपसे बेसिकली परमिशंस मांगता है, वो अलाउ और डिनाई परमिशन मांगता है कि अब क्या क्या एक्सेस मिलेगा आपको.
ठीक है, उस वेबसाइट से। तो हम लोग उस वेबसाइट पे एप्लीकेशन एक्सेस दे देते हैं, हम लोग अलाउ या डिनाई करते हैं। सपोज हम लोग अलाउ कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, ऑथराइजेशन थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग थर्ड पार्टी वेबसाइट को अलाउ कर रहे हैं हमारे फेसबुक के क्रेडेंशियल का इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। बेसिकली हमारे फेसबुक या हम लोग गूगल से सपोज साइन इन किए, तो अगर हम लोग अलाउ कर दिए तो बेसिकली ये फेसबुक या गूगल से हमारा इन्फॉर्मेशन ले लेगा। फिर क्या होगा, हमारा वेबसाइट उस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस वर्क कैसे कर रहा है, तो हम लोग साइन इन विद फेसबुक किए एंड हम लोग, हमारा फेसबुक क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो फेसबुक या जो हमारा गूगल है, साइन इन विद गूगल या हम लोग साइन इन विद फेसबुक किए, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर हुआ, राइट, बिकॉज हम लोग को हमारा यही हमें ऑथेंटिकेट कर रहा है। फिर एक न्यू विंडो खुलता है, राइट, मैं समराइज कर देती हूँ। एक न्यू विंडो खुलता है जिसमें अलाउ या डिनाई बोलता है, ठीक है, आपने अलाउ किया, देन यू आर साइंड इन, ठीक है, आपने अलाउ किया एंड यहाँ पे साइन इन हो गया, ठीक है। और जब भी आप लोग एक चीज नोटिस करना, जब भी आप लोग साइन इन विद फेसबुक क्लिक करते हो तो उसमें क्या होता है, एक रिक्वेस्ट टोकन जाता है बेसिकली। सो whenever we click sign in, सिंपली लिख देती हूँ, तो इसमें क्या होता है, रिक्वेस्ट टोकन जाता है, एक रिक्वेस्ट टोकन जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने साइन इन विद फेसबुक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक रिक्वेस्ट टोकन किसके पास जाएगा, फेसबुक पेज के पास जाएगा, फेसबुक या गूगल के पास जाएगा। किस लिए जाएगा, बेसिकली वो वेरीफाई करेगा, फेसबुक या गूगल वेरीफाई करेगा कि जो रिक्वेस्ट टोकन आया है वो ऑथराइज्ड वेबसाइट से आया है या नहीं, मतलब वो ठीक ठाक वेबसाइट से आया है, फेक वेबसाइट से तो नहीं आया। तो वेरिफिकेशन होता है, तो बेसिकली वेरीफाई whether request came from authorized website or not। तो ये बेसिकली वेरीफाई करेगा कि वो ऑथराइज वेबसाइट से आया है कि नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट टोकन होता है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट टोकन जनरेट होता है जो कि फेसबुक रिक्वेस्ट टोकन जाता है बेसिकली फेसबुक या गूगल के पास कि वो वेरीफाई करे कि जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथराइज वेबसाइट से आई है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सपोज वी क्लिक ऑन अलाउ, हम लोगों ने क्लिक पे अलाउ क्लिक कर दिया, मीन्स अलाउ पे, ठीक है। तो सारी डिटेल्स जो भी है फेसबुक की वो बेसिकली क्या होगा, सारी डिटेल्स वो फेसबुक या फिर गूगल ले लेगा, लाइक नेम, ईमेल एक्सेट्रा, जो भी है, मतलब सारी डिटेल्स वो फेसबुक से ले लेगा। तो टेक डिटेल्स फ्रॉम फेसबुक। तो अलाउ करने से क्या होता है, फेसबुक से हम लोग जो भी वेबसाइट है वो सारी डिटेल्स फेसबुक से ले लेती है। तो जैसे ही हम लोग देखो, ये जो हम लोग यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करते हैं, व्हाट हियर हैपेंस इज यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अलाउ पे क्लिक किए तो एक बेसिकली एक्सेस टोकन मिलता है, फेसबुक का एक्सेस टोकन मिलता है उसके साथ में। तो वी गेट एक्सेस टोकन, साथ में एक सीक्रेट की भी मिलता है, ठीक है। फिर ये जो एक्सेस टोकन हमें मिला, एक्सेस टोकन जो मिला सेंड टू, ये एक्सेस टोकन फिर जाता है वापस वेबसाइट को, जिस वेबसाइट पे हम लोग लॉग इन करें उस वेबसाइट पे वो एक्सेस टोकन जाता है। फिर क्या होता है,
ये जो वेबसाइट है वापस फिर ये फेसबुक को भेजता है और सारी डिटेल्स ले लेता है यूज़र को। तो वेबसाइट अगेन send this to Facebook and at last take all details of user। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं फिर से एक बार समझा देती हूँ। हम लोग ओपन ऑथराइजेशन में बेसिकली ऑथराइजेशन का मतलब होता है हमें क्या क्या राइट्स मिले, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कॉन्सेप्ट की। ऑथराइजेशन में हम लोग का मतलब होता है हमें क्या क्या राइट्स है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक वेबसाइट पे लॉगिन किए, ठीक है, एंड हम लोग वहाँ पे ऑप्शन आया साइन इन विद गूगल। हम लोग अकाउंट नहीं बना रहे, हम लोग साइन इन विद फेसबुक या साइन इन विद गूगल किए, तो वो हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर हुआ फेसबुक या गूगल, बिकॉज ये हमें ऑथेंटिकेट कर रहा है, हमें लॉगिन करा रहा है। फिर एक नया विंडो ओपन होता है, राइट, अलाउ या डिनाई, हमारा डेटा लेने के लिए, हमारा डिटेल्स लेने के लिए, राइट। हम लोग अलाउ करते हैं तो हम लोग साइन इन हो जाते हैं, राइट। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे हम लोग साइन इन विद फेसबुक पे या साइन इन विद गूगल पे क्लिक करते हैं तो एक रिक्वेस्ट टोकन जाता है फेसबुक या फिर गूगल पे। वो वेरीफाई करता है कि जो रिक्वेस्ट आई है वो ऑथराइज वेबसाइट से आई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलाउ पे क्लिक किए, ठीक है। वो जैसे ही आया साइन इन विद फेसबुक के एक नया विंडो खुला, राइट, अलाउ पे। अगर वो ऑथराइज वेबसाइट से आया यस, देन हम लोग एक नया विंडो खोला, राइट, अलाउ या डिनाई। तो अलाउ पे क्लिक करने के बाद वो सारी डिटेल्स ले लेता है। कैसे ले लेता है, इसमें होता क्या है, एक्सेस टोकन मिलता है। तो हम लोग जैसे ही अलाउ पे क्लिक करते हैं तो एक्सेस टोकन मिलता है। किसका एक्सेस टोकन, फेसबुक का एक्सेस टोकन मिलता है जो कि वेबसाइट को जाता है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद फेसबुक का एक्सेस टोकन मिला, वेबसाइट पे गया, वापस वेबसाइट वापस से फेसबुक को भेज दिया, ठीक है। एंड उसके बाद सारा डिटेल्स उसको मिल गया यूजर का, मींस बेसिकली यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये एक्सेस टोकन और सीक्रेट की मिलता है उसको, ठीक है। एक्सेस टोकन एंड सीक्रेट की फेसबुक का मिलता है, फेसबुक उसको वेबसाइट पे भेजता है, वेबसाइट वापस उसको फेसबुक पे भेजता है, एंड देन एट लास्ट उसको यूजर के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है ओपन ऑथराइजेशन का, बिहाइंड द सीन बैकएंड में ये ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। तो मैंने जैसे भी ये सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने का ट्राई किया है, अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। एंड साथ में OAuth के साथ आप लोग को ये भी पता होगा OAuth 2 भी आया हुआ है, OAuth 2.0। तो इसमें क्या होता है, एक्सेस टोकन्स का जो टाइमिंग होता है वो कम कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं। इसमें एक्सेस टोकन्स 2.0 में वो जो जितने भी एक्सेस टोकन्स होते हैं, जो एक्सेस टोकन के बेस पे ही ना हम लोग एक्सेस कर पाते हैं एप्लीकेशन को, तो वो जो है उसका टाइमिंग कम कर दिया गया है OAuth 2.0 में, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं, वो है ऑथेंटिकेशन मेथड्स, कि हम लोग कैसे कैसे ऑथेंटिकेट करा सकते हैं यूज़र को, मीन्स हम लोग कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। नाउ ऑथेंटिकेशन मेथड्स में बेसिकली 4 फैक्टर्स हम लोग देख सकते हैं, बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है समथिंग यू नो, इसमें आ जाता है हम लोगों का जैसे कि पासवर्ड्स हो गए, हमारे पिन्स हो गए, पासकोड्स हो गए, ये इन सब चीज़ों में आता है, जैसे कि पासवर्ड्स, पिन्स एंड पासकोड्स, ये हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड में सबसे पहले में यही है कि समथिंग यू नो, जैसे कि आप लोग कुछ जानते हो, लाइक पासवर्ड हम जानते हैं, पासवर्ड से हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, पिन या पासकोड डाल के हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। सेकेंड आता है समथिंग यू हैव, बेसिकली ये सारे मेथड से आप लोग ऑथेंटिकेट या कहीं लॉग इन कर सकते हो किसी एप्लीकेशन में। तो समथिंग यू हैव, इसमें हम लोग क्या आता है, USB टोकन से हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, जैसे कि कोई एक पेन ड्राइव है उससे हम लोग ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल फ़ोन से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, या ईमेल एक्सेस
तो मोबाइल फ़ोन हो गया हमारा। सो नाउ थर्ड है समथिंग यू आर, दिखाने के लिए कि हम लोग क्या हैं। तो समथिंग यू आर इसमें आ जाता है हमारा बायोमेट्रिक्स, या आप लोग कह सकते हो स्कैनिंग जो होते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन उसमें स्कैनिंग होती है, या रेटिना स्कैनिंग। तो ये हमारा होता है बायोमेट्रिक्स में समथिंग यू आर। तो ये प्रूव करेगा कि हम कौन है। तो बायोमेट्रिक्स आप लोग देखे होगे स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस में होते हैं। तो बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है। बहुत सारे ऑफिसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि बायोमेट्रिक्स के बिना एंट्री नहीं होती है। तो हम लोग जैसे बायोमेट्रिक्स पे अटेंडेंस या फिर जो दे देते हैं, हमारा टिक वहाँ आ जाता है, उसके बाद हम लोग अंदर घुस पाते हैं। या फिर हमारे आईडी कार्ड में भी होता है, वो हम लोग आईडी कार्ड से भी ऑथेंटिकेट करते हैं, राइट, एंड हमें तभी एंट्री मिलता है। तो ये भी एक ऑथेंटिकेशन मेथड है। सेकंड है समथिंग यू डू, हम लोग कुछ करके भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, लाइक टाइपिंग स्पीड या फिर लोकेशन, इन सब से ऑथेंटिकेट होता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया हम लोग कैसे कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ये सारे वेज है, 4 वेज में हम लोग कर सकते हैं। नाउ ऑथेंटिकेशन में एक सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड। आप लोग को पता होगा सिंगल फैक्टर, इसमें सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली यूज करते हैं लोग। नाउ सेकंड होता है एक 2 फैक्टर होता है, ठीक है। 2 फैक्टर में क्या होता है, इसमें एडिशनल यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ सपोज एसएमएस मांग रहा है, एसएमएस वेरिफिकेशन। सपोज आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला एंड उसके बाद आपको एक एसएमएस आया, वो कोड आया, आपको वो कोड डालोगे तभी आप लॉगिन हो पाओगे, तभी आप ऑथेंटिकेट हो पाओगे उस एप्लीकेशन पे। तो ये हो गया 2 फैक्टर, ठीक है। मल्टी फैक्टर में एज द नेम सजेस्ट, यूजर नेम एंड पासवर्ड मीन्स एंड लाइक इस एसएमएस के साथ साथ आपको कोई और लाइक ऑथेंटिकेशन भी करना पड़े, लाइक बायोमेट्रिक्स, टाइपिंग स्पीड, या फिर आपको स्कैनिंग करना पड़े, फेशियल स्कैनिंग हो, रेटिना स्कैनिंग हो। तो ये हो जाता है मल्टी फैक्टर, मतलब इन एडिशन टू 2 फैक्टर होता है इसमें, लाइक बायोमेट्रिक्स कह सकते हो आप, राइट। तो ये तीनों हमारे ऑथेंटिकेशन मेथड है, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर एंड मल्टी फैक्टर। नाउ स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन की हम लोग बात करें तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाने चाहिए, लाइक मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, एंड इट शुड बी मिक्स ऑफ लाइक हमारे जो नंबर्स हो गए, अपर केस लोअर केस डाल के, हमें सिंबल्स डाल के हमारे बनाने चाहिए, ताकि मतलब इजीली गेस हो पाए, राइट। तो नोन पासवर्ड्स नहीं बनाने चाहिए। सो बेसिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन इसी तरह यूज कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड या पिन्स रखें, या फिर पैराफ्रेजेस भी रख सकते हैं, लाइक सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, राइट। एंड नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को शायद ये तो चलो कॉमन हो गया, नेक्स्ट आता है एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ये सेकंड फैक्टर में ही आता है, 2 फैक्टर में ही आता है ये कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं, इसमें होता है टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन में 2 चीजें होती है, ठीक है। पहला सिंक्रोनस, मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब क्या है। सिंक्रोनस, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये टाइम बेस्ड होता है। तो ये बेसिकली एक सर्वर के साथ सिंक्ड होता है, टाइम बेस्ड रहता है, और ये चेंज होता रहता है इंटरवल पे, कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाएगा। लाइक आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर यूज किए होगे, या फिर पिंग आईडी हो गया, ये सारे जो ऑथेंटिकेटर ऐप्स होते हैं ना, इसमें आप लोग जब भी ओपन करोगे, आप लोग देखे होगे वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, राइट। जैसे आप लोग खोलते हो, एक कोड आता है 6 डिजिट का या 5 डिजिट का कोड रहता है, वो फिर कुछ सेकंड के बाद, लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर में मैंने देखा 30 सेकंड तक रहता है शायद, और वो उसके बाद फिर चेंज होते रहता है। तो वो क्या है, वो एक टाइम बेस्ड है, एक टाइम इंटरवल पे वो चेंज होते रहता है, उसी को सिंक्रोनस कहते हैं। तो आप लोग सिंक्रोनस लिख सकते हो, टाइम बेस्ड होता है, चेंज विथ एन इंटरवल।
change on specific interval कह सकते हो आप. लाइक एग्जाम्पल में मैं दे देती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, हमारा पिंग आईडी हो गया, डुओ भी है, एंड देन RSA हो गया. ये सारे हमारे सिंक्रोनस है, टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज होते हैं और ये सर्वर के साथ सिंक्ड होते हैं. नाउ एसिंक्रोनस क्या होता है? दे आर जस्ट अपोजिट. ये किसी सर्वर के साथ सिंक नहीं होते. तो मैं यहाँ ये भी लिख देती हूँ, तो याद रहेगा. synced with a server. और ये एसिंक्रोनस ये किसी सर्वर के साथ सिंक नहीं होता. लाइक इसमें क्या हो गया, एसिंक्रोनस में SMS हो गया, टेक्स्ट हो गया, ईमेल मैसेज हो गए, ये सब हमारे सिंक नहीं है. आप लोग देखोगे SMS आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है या ईमेल आता है, ये इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, राइट. ये रिफ्रेश होके इसका मतलब जो टोकन आते हैं वो सब चीज़ थोड़ी होते हैं, वो SMS में आए, वो किसी सर्वर के साथ सिंक नहीं है. ओके, टाइम बेस्ड नहीं होते हैं. तो आप लोग लिख सकते हैं नॉट टाइम बेस्ड. बेसिकली ये आते ही एक्सपायर नहीं होते हैं. इस सिंक्रोनस वाले होते हैं वो टाइम बेस्ड होते हैं. एक टोकन हटा 30 सेकेंड्स के लिए, फिर दूसरे टोकन आते हैं, राइट. एंड फिर हम लोग उस कोड को डालते हैं अपने एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए, देन हम लोग लॉगिन होते हैं. नॉट सिंक विथ अ सर्वर. ठीक है, तो इसका एग्जांपल में हो जाएगा हमारा ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज हो गया. ठीक है, नाउ ये तो हो गया हमारा टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन. सो दैट्स ऑल. आई थिंक ऑथेंटिकेशन ये मेथड यही सारे होते हैं. बायोमेट्रिक्स में आप लोगों को तो पता ही है, वो फिंगरप्रिंट स्कैन हो गए, रेटिना स्कैन हो गए, फेशियल स्कैनिंग हो गई, तो ये सब बायोमेट्रिक्स में आते हैं. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हमारे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के. बेसिकली आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट से पहले आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप लोग आगे नेक्स्ट आगे मैं जो भी समझाऊंगी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट को, तो वो आपको समझने में ईजी होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे IAM में. फिर हम लोग IAM के एक टूल पे भी फोकस करेंगे. उस टूल पे मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज देने का ट्राई करूंगी. सो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार गो थ्रू कर सकते हो. आप लोग इसका एक स्नैप भी ले सकते हो, ताकि आप लोग बाद में रेफर कर सको, या फिर आप लोग गूगल या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो इस पर्टिकुलर लाइक जो भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप लोग सर्च करके भी पढ़ सकते हो और ब्रीफली जान सकते हो. मैंने शॉर्टकट में एग्जांपल के साथ समझाने का ट्राई किया. एंड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.